तो बच्चों हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। सब शेल के बेसिस पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल्स में 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया था सब शेल के बेसिस पर। तो उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब हमने पढ़ा है। और मैंने साथ में आप लोगों को जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस और इनके लिए मेमोनिक्स किस तरीके से एलिमेंट्स को याद रखने हैं, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। तो आज की इस वीडियो लेसन्स में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को 2 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। और वो 2 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है? देखो, कंसेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले पता होना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, ठीक है, तो इन सब की में एक्सप्लेनेशन मोस्टली यूज़ होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। ठीक है, तो चलिए इस दोनों कंसेप्ट को अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो जनरली स्क्रीनिंग इफेक्ट और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम में एप्लीकेबल्स होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम मतलब वो सारे एटम जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक हाइड्रोजन को छोड़ के हीलियम से लेकर ओर्गेनिसोन तक सब एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जो है कह सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। देखो, यहाँ पर हमारे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है और इस मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के सेंटर पे पॉजिटिवली चार्जड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के बाहर जो है बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ शेल्स होते हैं। इस तरीके से इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ शेल होते हैं। और इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ शेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल इसमें इलेक्ट्रॉन्स है और ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स है, ठीक है, और इस मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की आखिर में जो शेल्स है, ठीक है, आखिर में जो शेल्स है, ये लास्ट वाले शेल्स, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल्स। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम क्या कहेंगे? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैलेंस शेल, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हम कहेंगे, ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। अब जो वैलेंस शेल के अंदर जितने भी शेल्स होते हैं उन सारे शेल्स को हम क्या कहेंगे? इनर शेल्स। ठीक है, तो ये इनर शेल है, इनर शेल्स। और इस इनर शेल्स में भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम ISE, दैट इज द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? देखो, ये जो पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्जड क्या है? न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्जेस होता है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर चार्जेस, ठीक है, न्यूक्लियर चार्जेस। तो ये जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिवली चार्जड होता है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर चार्जेस, जो हम क्या कहते हैं, ये होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको कैसे पता चलता है? एटॉमिक नंबर से, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज को हम डिनोट करते हैं Z से। ठीक, अब यहाँ पे 2 मैकेनिज़्म होता है इस पूरे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम में। ठीक है, वो मैकेनिज़्म क्या है? देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, मींस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप्ड होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के दूंगा, ये जो यहाँ पर मैंने एरो बनाया, ठीक है, करली एरो बनाया ब्लू से, न्यूक्लियस और हेड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की तरफ है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स,
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है राइज होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस न्यूक्लियस के साथ हेल्ट होता है। ठीक है, अब साथ में क्या होता है, इनर्शियल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो इनर्शियल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंशियल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस। और आप सबको पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो साथ ही में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा न्यूक्लियस और वैलेंशियल के बीच में, लेकिन देयर इज ए रिपल्शंस बिटवीन इनर्शियल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ से देखो ये जो रेड एरो मैंने बनाया, ठीक है, ये दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट इज आर। एफ ओ आर का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन्स इनर्शियल्स एंड, ठीक है, बिटवीन inertial electron, that is ISE, inertial electron, and valential electrons, VSE। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके का फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है, फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप्ड होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन और इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब क्या होता है, देखो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन राइज हो रहा है इनर्शियल्स और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच में है, इसको क्या करता है, ये कम करता है, मीन्स स्क्रीन करता है, ब्लॉक करता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अभी जो कंसेप्ट हमने समझा, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on valential electrons। ठीक है, decrease in force of attraction on valential electrons, decrease in force of attraction on valential electrons due to presence of, due to presence of, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे due to presence of, due to presence of, due to presence of these, ठीक है, वैलेंशियल, यहाँ पे डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर्शियल्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन की वजह से वैलेंशियल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है, वो बिल्कुल क्या होता है, कम होता है। और इसी कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। नाउ यहाँ पे क्या होता है, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, हमको समझ आया स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब, अगर डायरेक्ट कहें तो जो इनर्शियल्स में इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को कम करता है इस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर, जिसको हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, अब साथ ही में क्या होता है, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इस न्यूक्लियस के पास जो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस होगी, ठीक है, इसके पास ओवरऑल एक न्यूक्लियर चार्जेस होगी जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, कि इस न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उसको हम कहेंगे ओवरऑल से, यानी कि न्यूक्लियर चार्जेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस जो है, ठीक है, ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस, ठीक है, ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के पास जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है, ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस, और ये ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस जो है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस यानी कि, ठीक है, इस से फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अंदर ओवरऑल जो न्यूक्लियर चार्जेस जो है, ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस मींस Z जो है
वो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस जो है कम हो जाता है। और जब ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से कम होता है तो बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का मतलब क्या है। बिल्कुल भी इजी है, ठीक है। अच्छे से वीडियो को सुनो, फिर इसके बाद आप किताब से भी पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का मतलब देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस, अभी जो मैंने बताया कंसेप्ट उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का मतलब होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस का मतलब तो डिक्रीज इन ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस, ठीक है। ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्रीज इन ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस, ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस, न्यूक्लियर चार्जेस, ठीक है। ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस को हम किससे लिखते हैं, Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, डिक्रीज इन ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस किसकी वजह से कम हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमको पता है इनर्शियल इलेक्ट्रॉन ब्लॉक करता है न्यूक्लियस के चार्जेस को, तो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। डिक्रीज इन ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इस नून एज, ठीक है, इस नून एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। इसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस हम कहेंगे, ठीक है, ENC। तो ये यहाँ पे दो कंसेप्ट अभी हमको समझ में आ गया, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z स्टार से डिनोट करते हैं, न्यूक्लियर चार्जेस को Z से डिनोट करते हैं। और स्क्रीनिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी हम कहते हैं, ये चीज़ याद रखना, और इसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ बेटा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है उस पर न्यूक्लियस की कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगी, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो रहा है इस इनर्शियल इलेक्ट्रॉन की वजह से। जितना नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स होगी उतना ब्लॉक करेंगे, तो उतना यानी कि कम हो जाता है ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस जो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्जेस होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से एक न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियर चार्जेस जो है, ठीक है, वो बिल्कुल यानी कि से फॉर एग्जांपल कम हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। बहुत ईजी है कंसेप्ट, ठीक है। अब क्या होता है देखो, ठीक, एक एटम्स है आपके पास, एक एटम है, तो अगर आपको उस एटम में से फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कहें तो लिथियम है, ठीक है, लिथियम है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप सबको पता है 1s2, 2s कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि से फॉर एग्जांपल लिथियम के केसेस में जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस मींस न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस कितना होगा, या इनर्शियल की वजह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा, तो वो हम मैथमेटिकली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमारे पास एक रूल है जिसे हम कहते हैं सलाटर रूल, ठीक है। तो सलाटर रूल क्या कहता है, वो चीज़ जो है अच्छे से समझना है। सलाटर रूल अगर आपको समझ आता है तो बिल्कुल से फॉर एग्जांपल ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे सलाटर रूल, ठीक है, सलाटर रूल। तो एक एक रूल को जो है दिमाग में रखना है, ठीक है, एक एक रूल को अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों का काम है पढ़ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आगे जाके एक अच्छा यानी कि खासा से फॉर एग्जांपल्स इंसान बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इधर देखो सलाटर रूल, सलाटर रूल क्या कहता है, सलाटर रूल ये रूल कहता है किसी से फॉर एग्जांपल
इलेक्ट्रॉन्स की इनर्शियल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इनर्शियल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट और कांस्टेंट वैल्यू जो है अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पहला रूल कहता है कि उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से करना है। पहले आपको लिखेंगे 1s, अलग से रखेंगे इसको। इसके बाद आपको लिखना है 2s और 2p, मींस ग्रुपिंग वाइज में आपको लिखना है इस तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है 3s और 3p को साथ में रखना है, ठीक है। 3s और 3p, 3s2, 3p6 और 3d को अलग रखेंगे, ठीक है। 3d को अलग रखेंगे इस तरीके से। 4 शेल का 4s और 4p को साथ रखेंगे, ठीक है। 4s2, 4p6, ठीक है। 3d10 भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4d और 4f को क्या रखना है साथ, एंड सो ऑन। इस तरीके से ग्रुपिंग वाइज में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट रूल, इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है NS और NP से फॉर एग्जांपल ग्रुप शेल्स में है, तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को 0.35 जो है कंट्रीब्यूट करता है। मीन्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स इन NS NP ग्रुप, ठीक है, या NSN-NP शेल्स भी आप लिख सकते हैं, contributes 0.35 to screening constant, 0.35 to screening constant, ठीक है, screening constant, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, याद रखना है। एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे एक्सेप्शनल क्या होंगे देखो, एक्सेप्ट 1s, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1s में है तो ठीक है, तो 1s में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को, ठीक है, 0.30 जो है से फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूट करता है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो 1s वाला एक्सेप्शनल है, तो बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ याद रखना है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन NS और NP का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन्स है, 2s2, 2p6, तो इन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 2s और 2p में, ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ये कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35 टू सिग्मा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। एग्जाम्पल करेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएंगे, पहले हम सारा रूल लिख लेंगे। तो तीसरा रूल क्या कहता है देखो, थर्ड रूल कहता है n-1 शेल में, ठीक है, n-1 शेल में, n-1 शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर जितने भी शेल्स आएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, n-1 शेल, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो n-1 शेल इलेक्ट्रॉन्स, और ये n-1 शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है कंट्रीब्यूट्स, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट्स करेंगे, कंट्रीब्यूट 0.85, ठीक है, कंट्रीब्यूट 0.85 टू सिग्मा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को 0.85 जो है सी फॉर एग्जांपल वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है n-1 शेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो चौथा देखो, अगर n-2, ठीक है, शेल्स में n-1 के बाद जो है n-2 शेल्स आएंगे, तो और, ठीक है, n-2 शेल और इससे भी नीचे जितने भी शेल्स हैं और लवर शेल्स, ठीक है, तो ये सारे कंट्रीब्यूट करेंगे, लवर शेल्स सारे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, n-2 शेल और लवर शेल्स 1.02 सिग्मा, ठीक है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को 1.0 जो है से फॉर एग्जांपल वैल्यू जो है कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ND और NF के लिए अलग सा रूल है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ND में, ठीक, या कोई इलेक्ट्रॉन NF में अगर प्रेजेंट है तो वो 1.0 जो है से फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूट करता है टू सिग्मा। ये चीज़ याद रखना है, और इस रूल को हम क्या कहते हैं, सलाटर रूल कहते हैं, ठीक। अब इस रूल को एप्लीकेशंस, ठीक है, इस रूल का एप्लीकेशन क्या है देखो, इस रूल के बेस
पर अगर आप एग्जाम्पल्स हम करेंगे, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ठीक है, सबसे पहले तो हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो किस तरीके से करेंगे? देखो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू जो है हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक। तो यहाँ पर सिग्मा सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, देखो पहला एग्जांपल्स, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है ये, पहला एग्जांपल्स है कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट अल्कली मेटल्स की। अगर आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, से फॉर एग्जांपल लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 है, ये चीज़ याद रखना है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो तो 1s2 2s1 आता है। ध्यान से देखो बेटा, 1s2 2s1। अब इस इनर्शियल्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज को, ये जो इनर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन से कितना इसको ब्लॉक करता है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनर्शियल्स में, ठीक है, 1s2 में, यानी कि जनरली से फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 1s2 में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बिल्कुल 1s जो है 2s के बाद आता है, तो ये n-1 शेल हुआ। n-1 शेल कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल्स है आपके पास, ठीक है, उसमें n की वैल्यू कितना है? 2, ठीक है, 2 में से एक को अगर आप घटाएंगे तो क्या बचता है? 1, ठीक है, 1s आता है, तो इसीलिए 1s को हम क्या कहेंगे? n-1 शेल। और मैंने यहाँ पर कहा रूल नंबर 3 में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में है तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को 0.85 कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इंटू क्या कर देंगे? 0.85, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आएंगे 1.7, ठीक है, ये हो गया इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू। इस तरीके से बेटा आप सोडियम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, सोडियम के लिए अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, ठीक है, सोडियम के लिए कैलकुलेट करेंगे Na के लिए, जिसमें एटॉमिक नंबर 11 है, और पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करो 1s2, ठीक है, 2s2 2p6, और यहाँ पे कितना आता है? 3s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सोडियम। अब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कितना, यानी कि स्क्रीनिंग करता है कितने इनर शेल्स, ठीक है, ये तो वैलेंस शेल्स हुआ आपके, और इसके अंदर जितने भी शेल्स है, ये सारे शेल्स, ये सारे इनर शेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, 3s के बाद यहाँ पर, ठीक, 3s के बाद देखो, ठीक है, 3s के बाद ये जो 2s और 2p जो है, ये आपके पास n-1 शेल हुआ, ठीक है। तो ये n-1 शेल क्यों? क्योंकि 3 में से अगर आप एक को घटाएंगे तो क्या बचता है? 2। तो ये 2 वाला शेल्स जो है, ये क्या है? 2 वाला एनर्जी लेवल्स n-1 शेल्स है, और n-1 शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.85। इसीलिए तो मैंने कहा सलाटर रूल को याद रखना है। अब यहाँ पे ये 1s2 का कौन सा हुआ, ठीक है, यहाँ पर सोडियम के केसेस में, ठीक है, 1s2 यहाँ पर ये हो गया n- यानी कि 2 शेल्स, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो n-2 शेल्स में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1.0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो ये n-1 2, क्योंकि 3 में से अगर आप 1 को घटाएंगे तो कितना बचता है? 2, ये हो गया n-1। अगर आप, ठीक है, n-2 देखेंगे, ठीक है, 3 में से अगर आप 2 को घटाएंगे तो कितना आता है? 1। तो हमारा 1 शेल्स वाला कौन सा हुआ? हमारा n-2। तो n-2 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? वो कंट्रीब्यूट करता है बेटा 1.0। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग वैल्यू जो है इसके लिए, सबसे पहले तो n-1 शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? p में 6 है, s में 2 है, तो टोटल हो गए 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 इंटू 0.85, ठीक। अब यहाँ पे प्लस करना है इस पर,
क्योंकि n-2 शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और n-2 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 1.0 कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई और इसको सम करेंगे, तो यहाँ पर आपको आएंगे 8.8 इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सलाटर रूल की मदद से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है हमने क्या किया, अभी कैलकुलेट किया। जैसे अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉपर के केसेस में, ठीक है, जैसे अगर मैं हायर इलेक्ट्रॉन्स लूँ, जैसे आपके पास जिंक है, ठीक है, जिंक में एटॉमिक नंबर कितना है 30, ठीक है, दिस इज द एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखो एटॉमिक नंबर, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिंक के लिए। जिंक के लिए आपको से फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस आता है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करो, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए और आपको कैलकुलेट करने हैं 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या करने हैं, आपको कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसके लिखने हैं स्लाटर रूल के हिसाब से, तो वो हो जाएंगे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में यहाँ पर लिखूंगा जिंक के लिए 1s2, ठीक है, 2s2, 2p क्या हो जाएंगे 6, इसके बाद 3s2, 3p6, इसके बाद आएंगे 3d में कितना आता है 10, ठीक है, 3d कितना आता है 10, इसके बाद आता है 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ जिंक। अब जिंक में 3d में जो इलेक्ट्रॉन्स है और 4s में जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपको वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम 4s का करेंगे, ठीक है। अगर आप 4s में देखना चाहते हैं, ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमने लिखा, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो इसके बाद आपको लिखना है सबसे पहले 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने हैं, तो एक तो बचता है ना, ठीक है। तो सेम शेल में अगर ns में कोई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ns में कोई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करता है बेटा जनरली 0.35, ठीक है, 0.35। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल में देख सकते हैं, देखो आप अगर इलेक्ट्रॉन्स इफ सेकंड वाला रूल देखो इलेक्ट्रॉन्स इन NS&P शेल्स कंट्रीब्यूट 0.35, ठीक है, एक्सेप्ट 1s जो कि 0.30 जो है वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर देखो, ठीक है, 0.35, ठीक, 0.35 देखो NS और NP में, NS और NP में कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.35। तो हमारा शेल्स कौन सा हुआ, देखो यहाँ पर, ठीक, देखो यहाँ पर ये जो है ये NS है, ठीक है, ये NS है, तो NS में एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करो पहले, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, ठीक। अब यहाँ पे जो 3d और यहाँ पर जो 3s 3p है, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या है n-1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, n-1, क्योंकि 4 में से एक घटाओ तो 3 बचेंगे। आपको ये था सारा 3 वाला एनर्जी लेवल 3s 3p 3d ये सारा n-1 है और इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.85। अब यहाँ पे 2s और 2p और 1s, ठीक है, 2s और 2p n-2 है और n-2 में से और नीचे भी अगर कोई शेल्स होता है तो वो भी कितना कंट्रीब्यूट करता है 1.0। तो देखो यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है, पहले तो n-2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2p में 6 और 2s में कितने हैं 2, 8 हो गए और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए 10। तो यहाँ पर 10 इंटू 1.0 लिखेंगे प्लस इसके बाद n-1 शेल्स में, ठीक है, 3s 3p 3d में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 18 और यहाँ पर आएंगे 0.85, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 4s में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक बचता है, तो यहाँ पर आएंगे ns में 1 इंटू 0 कितना आता है 35। तो इसको सॉल्व कर दो तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकल आएंगे, तो वो आता है बेटा आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर आएंगे 25 पॉइंट, ठीक है, 25.65 आता है,
ठीक, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 3D के लिए करना चाहें तो 4s वाला बिल्कुल काउंट नहीं करना है, क्योंकि जब अगर आप 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे या 3p के लिए करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उससे आगे मींस राइट साइड में, इस साइड में जितने भी शेल्स हैं, जैसे 3D के साइड में 4s है, जो भी शेल्स है वो सारे ज़ीरो वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है, इनको काउंट ही नहीं करने हैं। समझ आई बात? तो 3D का अगर कैलकुलेट करना है तो 4s को स्किप कर दो, बाकी 3s 3p 2p वो 1s के लिए कैलकुलेट करने हैं। जैसे देखो यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो 3D में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बाकी कितना बचा 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर Nd या Nf में कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, देखो Nd और Nf में 1.0, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा Nd और Nf में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कंट्रीब्यूट करता है कितना, 1.0 कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम जैसे देखो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 है, ठीक है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन एक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना बचा 9, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो Nd में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कैलकुलेट करता, वो यानी कि कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, ठीक है। मींस अगर इसी में इलेक्ट्रॉन्स है और इसी के एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.35। फिर से एक बार देखो यहाँ पर, ठीक है, ये रूल वाला, सेकंड वाला रूल जो है लागू होगा, इलेक्ट्रॉन इन NS&P शेल्स कंट्रीब्यूट 0.35, ठीक है। और यहाँ पर बाकी डी के लिए फर्स्ट और सेकंड शेल, डी शेल में अगर कोई, सब शेल्स में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट और 2 रूल सेम रहेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो Nd और Nf जो है ये इनर वाले शेल्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अगर कोई Nd में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो याद रखना, ठीक है, Nd में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो उसके लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35। तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू 9 इंटू 0. कितना आएंगे 35, 9 इंटू 0.35 प्लस, अब यहाँ पर इधर देखो 9 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 3s और 3p में, ठीक है, ये हो गया ns और np, ठीक। और यहाँ पे 3D से जितने भी नीचे यानी कि सब शेल्स हैं, ठीक है, जितने भी नीचे शेल्स हैं वो सारे यानी कि कंट्रीब्यूट करता है 1.0, ठीक है, ns हो np हो जो भी हो। देखो यहाँ पर जैसे, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर, प्रीवियस पेज पर जाएंगे तो देखो यहाँ पे Nd और Nf 1.0 का मतलब ये है कि Nd यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिलो Nd एंड Nf, Nd और Nf के नीचे जितने भी शेल्स है वो सारे 1.0 कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, Nd के नीचे जितने भी शेल्स है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, देखो जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18, और यहाँ पे लिखने हैं 18 इंटू 1.0। तो यहाँ पर आ जाएंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए 21.15। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो, ठीक है, इसका फ़ायदा है कि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस होता है न्यूक्लियर चार्जेस माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और न्यूक्लियर चार्जेस प्रोटॉन की वजह से होता है, मीन्स हम Z को एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। ध्यान से देखो, एक नंबर हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिथियम में, ठीक है, 1s2 2s कितना होता है 1, इस 2s1 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो एक इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लिए अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस कितना होगा, ठीक है, ब्लॉक करने के बाद कितना इस पर फोर्स पड़ता है, अगर वो कैलकुलेट करना है, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और Z का वैल्यू। Z का वैल्यू यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लगा दो 3 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखाया, जैसे हमने लिथियम के लिए कैलकुलेट किया, तो लिथियम के लिए 1 पॉइंट कितना आया 7, तो यहाँ पर आपको कितना क्या रखना है 1.7 रखना है। तो 3 में से 1.7 को घटाओ तो यहाँ पर आएंगे 1.3,
दिस इज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस फॉर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस यानी कि लिथियम एटम। तो और भी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में वेरिएशन भी बताऊंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस और स्क्रीनिंग कांस्टेंट का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। एनसीईआरटी की किताब से भी सलाटर रूल को, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस रूल को जो है अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझना है। जब तक ये रूल समझ में नहीं आएंगे तब तक आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं फिर से दोहरा दूंगा, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तो ये रहा हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स के लिए इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।